गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 16 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे मुझे भेज सकते हैं। आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो जो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज के अंदर लेक्चर में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी का नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्कशन नेशनल आयुष मिशन डब्ल्यूपीआई को लेकर होगा, सीपीआई को लेकर भी। इकोनॉमिक सेक्शन से एक क्वेश्चन है, इकोलॉजी संकल्प से सिद्धि एनटीपीसी एंड यहाँ पर नेक्स्ट यूएमआरईपी स्कीम एंड देन बॉर्डर ऑफ जॉर्जिया को लेकर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द यूपीएससी कोटेशन। नाउ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो सूट्स है उसको देखा होगा और वहाँ पे हार्वी स्पेक्टर तो डेफिनेटली आपको पसंद होंगे। सो आई डोंट हैव ड्रीम्स, आई हैव गोल्स। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को आपको यूपीएससी के अंदर भी लेके आना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट इन स्कूल, यू आर नॉट इन कॉलेज। जब यूपीएससी आपका ड्रीम हुआ करता था, अब आपने एक्चुअल में तैयारी करनी शुरू कर दी है। नाउ इट शुड बी योर ड्रीम, बट एट द सेम टाइम ये आपको अपने गोल्स भी बनाते हुए चलना है, सो दैट आप एक्चुअल में जो गोल्स हैं वो अपना अचीव कर पाए। तो यूपीएससी शुड बी योर गोल, और यूपीएससी गोल को अचीव करने के लिए सब गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे कि आज एक महीने में मैं कितनी चीजें कवर करने वाला हूं, कब तक मैं मॉक टेस्ट को कंप्लीट करूंगा। ये छोटे छोटे गोल्स जो आपको सेट करने पड़ेंगे ताकि आपका जो बड़ा गोल यूपीएससी का है वो आप अचीव कर पाए। नाउ इट कुड बी योर ड्रीम एट द सेम टाइम, बट यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है ड्रीम होने के साथ साथ ये आपका गोल भी होना चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। देखिए कितना स्कोर आज आप यहां पर करने वाले हैं। 10 में से 6 जो है उसे कट ऑफ रखा गया है, लेकिन आप चाहें तो 6 से ज्यादा का जो स्कोर है उसको भी सेट कर सकते हैं। तो सोच समझ के अपनी जो कट ऑफ है उसको यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, जितना भी आज आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, और फिर उसे कोशिश करिएगा अचीव करने की। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपसे पूछा है कि बताइए ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पहली कहती है इसे 2011 में लॉन्च किया गया था, हो सकता है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सेस टू जस्टिस रिड्यूसिंग द डिले। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस को एक्सेस करना है और डिले को खत्म करना है। दोनों पॉसिबल हैं, या फिर हो सकता है कहीं पे कुछ गलती भी हो। सोच समझ के आंसर करिएगा। जो टाइम पीरियड है वो यहां पर आपके पास 10 सेकंड का ही है, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है सेंटर और स्टेट दोनों ही इसमें पैसा लगाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं उसके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा है वो लगाया जा रहा है। तो बेसिकली जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए जो स्कीम थी वहां पर 9000 करोड़ जो है टोटल कॉस्ट का एलोकेशन इसके अंदर किया गया है, और इसे फर्दर 2021 तक के लिए स्कीम थी, लेकिन अभी न्यूज थी कि इसे 2026 तक चलने दिया जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है 5 साल से बढ़ाया गया है। इसी वजह से जो आपकी लीगल रिफॉर्म जस्टिस डिलीवरी स्कीम है इसको न्यूज में लाया गया था। तो यस, पहली स्टेप आपकी ठीक हो जाती है। 2011 में इसको लेकर आया गया था, फिर 2021 तक चलाया गया और अभी से 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे क्या होगा, आपको अपनी जुडिशरी को डेवलप करना है और जस्टिस डिलीवरी करनी है विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर ठीक हो जाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर आपका सी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को लेकर है। पूछा गया है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे 2014-15 के अंदर लॉन्च किया गया था। जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, हो सकता है ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एक सब स्कीम है, सब मिशन है, ये भी पॉसिबल है। ये क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट, लाइफ स्टॉक के क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट को इंश्योर करता है। यहां पर टाइम पीरियड जो है 10 सेकंड का, 1 सेकंड आपको टाइम मिलता है, जो मैंने शुरू कर दिया है। कोशिश करें 10 सेकंड के अंदर इसको आंसर करने की नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को लेकर। तो देखिए जो आपका मिशन है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, तो ये जो लाइफ स्टॉक होता है आपका, लाइफ स्टॉक में क्या क्या आता है, आपके कैटल्स हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, चिकन है, ये सब चीजें लाइफ स्टॉक के अंदर आती हैं, जो कि हमें वेरियस प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड करते हैं, जो एनिमल्स वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। 2014-15 में इस स्कीम को लेकर आया गया था और इससे एक्सपेक्ट किया गया था कि क्वांटिटेटिवली
और क्वालिटेटिवली। देखिए अगर ओनली दिया होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, लेकिन कहीं पे ओनली नहीं दिया तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली इंप्रूवमेंट करनी है हमें अपने किसके अंदर, लाइव स्टॉक के अंदर, पशुधन के अंदर। ठीक है, स्कीम जो है इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है व्हाइट रेवोल्यूशन राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, जो कि अप्रैल 2019 में लाई गई थी, उसकी सब स्कीम के तौर पे, ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन की सब स्कीम के तौर पे। तो सेकंड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के बारे में डिस्कशन हमने किया है। यहां पर चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है नेशनल आयुष मिशन को लेकर है। तो नेशनल आयुष मिशन को लेकर पूछा गया, ये भी अभी न्यूज में था, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के बीच में डिफरेंस पता होगा तो ही एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। स्कीम जो है दैट विल रन अप टू 2026, 2026 तक ये जो स्कीम है चलने वाली है। मैं आपका टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, कोशिश करें 10 सेकंड के अंदर आंसर करने के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा आपका नेशनल आयुष मिशन का, इसमें टोटल कॉस्ट 4,603 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें से सेंटर 4,500 करोड़ में से 3,000 करोड़ जो है वो बियर करने वाला है। बाकी का जो 1,603 करोड़ है वो राज्य सरकारों के द्वारा बियर किया जाएगा। और जब मैं कहता हूं कि यहां पर केंद्र सरकार जो है 3,000 करोड़ को बियर करेगी, रिमेनिंग 1,603 करोड़ जो है राज्य सरकारें करेंगी, इट मींस सेंटर स्टेट दोनों ही अपना अपना पैसा इसके अंदर लगा रहे हैं। इट मींस कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती तो पूरा सेक्टर ही सेंटर का होता है। इट मींस पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता। स्कीम जो है क्या उसे 2026 तक चलाया जाएगा, तो यस ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। नेशनल आयुष मिशन जो है 2026 तक चलने वाला है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल आयुष मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि WPI को लेकर है। जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसे रिसेंटली रिलीज किया गया जून के महीने को लेकर, जून 2021 के महीने को लेकर, और पूछा गया है कि ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। काफी बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। OEA, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इसे जारी किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, RBI के द्वारा, या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं 10 सेकंड का, सोच समझ के आंसर करिएगा। इन्फ्लेशन इन होलसेल प्राइस जो है जून के महीने में भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, क्योंकि जब मई में ये न्यूज आई थी तो मई में तो मैंने आपको बताया था ये 12.94% तक चला गया था, 13%। यूजुअली जो RBI वो कहता है 4+-2% का एक बैंड देता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि 4+-2% रहना चाहिए, मतलब ये 2% से लेकर 6% तक वैरी कर सकता है। लेकिन मई में देखिए ऑलमोस्ट 13% तक चला गया था। जून के महीने में भी कोई ज्यादा राहत नहीं मिली है, ये 12.07%, कुछ तो नीचे आया है लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर OEA, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIT जिसको कहते हैं, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसके द्वारा इसे लेकर आया जाता है, और जून का भी उसी के द्वारा लेकर आया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो आपका था वो न्यूज में था, करंट अफेयर्स में था, इसी वजह से डिस्कशन किया। इवन दो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है इसकी ज्यादा मान्यता अभी तो नहीं है, पुराने टाइम में इसे बहुत कैलकुलेट किया जाता था और बहुत सीरियसली भी लिया जाता था। लेकिन देखिए जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, क्या हम चीजें होलसेल में खरीदते हैं? आंसर इज नो, हम होलसेल में तो नहीं खरीदते हैं। हम किस में खरीदते हैं? हम रिटेल में खरीदते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो प्राइस होलसेल प्राइस इंडेक्स का है वो हमारे एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको नहीं बताता, रादर इसको बताने के लिए आपका दूसरा इंडेक्स होता है जिसे कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि बेटर इमेज जो है वो यहां पे दिखाता है। और अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपका किसके ऊपर है? CPI के ऊपर है। देखिए CPI को लेकर 3 स्टेटमेंट दी और आपसे पूछा कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर। CPI जो है वो कैलकुलेट करता है डिफरेंस इन प्राइसेस कमोडिटीज को लेकर और सर्विसेज, मतलब कहने का ये है कि इसमें कमोडिटीज भी शामिल होती है और सर्विसेज को भी कंसीडर किया जाता है। हो सकता है 4 तरीके के CPIs होते हैं, ये भी पॉसिबल है, और इसे CSO के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकंड में कोशिश करिएगा इसको आंसर करने की। बेस ईयर की बात करी जाए तो CPI है, इसका बेस ईयर 2012 है। ठीक है, 2012 बेस ईयर होते हैं, बेसिकली उस पर्टिकुलर साल से ही फिगर्स को कंपेयर किया जाता है, क्योंकि देखिए महंगाई है या महंगाई नहीं है
जो 12% है, 13% है, 5% है, ये कैसे निकलेगा? कोई ना कोई कंपैरिजन करने के लिए आपके पास साल होना चाहिए ना। तो उसी तरीके से जो एक बेस ईयर होता है इसके अंदर लिया जाता है। सीपीआई का जो जनरल है बेस ईयर 2012 है। हाउएवर द बेस ईयर फॉर सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि देखिए 4 तरीके के सीपीआई होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर भी एक सीपीआई है, उसका बेस ईयर 2016 है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। सीपीआई क्या कमोडिटीज और सर्विसेज दोनों को कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से इन्फ्लेशन निकालता है? बिल्कुल ठीक है, दोनों को कैलकुलेट किया जाता है इसके अंदर, और उसके बाद यहां पर क्या किया जाता है? इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इससे आगे बढ़ते हुए, सीपीआई जो है क्या ये सीएसओ के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? डिफरेंस जो है वो तो बता दिया, यहां पर 4 तरीके के होते हैं वो भी बता दिया, बट क्या ये सीएसओ के द्वारा आता है? बताइए। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। सीपीआई इज कैलकुलेटेड बाय सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। 4 तरीके के सीपीआई होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर कैलकुलेट यहां पे सही हो जाती है। एक बार देख लीजिए किस किस तरीके के आपके सीपीआई होते हैं। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का होता है, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर एंड सीपीआई फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड। ये 4 तरीके के सीपीआई आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए 100 डेज 200 डेज की सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप डे वाइज तैयारी करना चाहते हैं, 2021 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका स्टैटिक पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ये सभी आपके इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो है वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022, जहां पर आपको ये जो सारी चीजें स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये आपको एमसीक्यूज के साथ साथ क्लास लेक्चर जो होते हैं उसकी भी तैयारी करा देता है। और 200 डेज की सीरीज के अंदर भी आपको एमसीक्यूज के लेक्चर भी मिल जाते हैं और क्लास लेक्चर भी मिल जाते हैं, ताकि प्रीलिम्स मेंस दोनों तरीके से आपकी एक बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है, when the concentration of chemical increases within an organism or species, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, बायो कंसंट्रेशन कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? तो जब केमिकल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली न्यूज थी कि यहां पर कैपिटा डिटर्जेंट कंजम्पशन इंडिया के अंदर बताया गया था न्यूज के अंदर कि 2.7 केजी पर ईयर है। तो इंडिया के अंदर पर व्यक्ति एक साल में 2.7 केजी डिटर्जेंट जो है उसके थ्रू पॉल्यूशन जो है फैलाता है। फिलीपींस के अंदर भी बताया गया ये 3.7 केजी है, और यूनाइटेड स्टेट्स में एज यूजुअल 10 केजी के आसपास बताया गया है। ठीक है, वहीं पे ही ये कॉन्सेप्ट जो बताया गया था। अगर आप बेसिक बुक भी पढ़ेंगे, इवन एनसीईआरटी भी देखेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी की, तो होता क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जब एक पर्टिकुलर केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ने लगता है, उसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ए। और अगर ये एक ऑर्गेनिज्म के अलावा जो उस ऑर्गेनिज्म को खाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी चला जाता है, और फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को तीसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, उन सबके अंदर जब ये कॉन्सेंट्रेशन होने लगती है उसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये डिफरेंस होता है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के अंदर। तो फिलहाल यहां पर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए एक बार मैं आपको एक इमेज के थ्रू और भी बेहतर तरीके से बताता हूं। देखिए, जब भी कंटेमिनेशन एक ही स्पीसीज में हो रहा है, फिश के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइप के फिश के अंदर ही हो रहा है, तो उसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ, पहले ये क्रैब्स दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर बायो एक्यूमुलेशन हुआ, लेकिन फिर यहां से फिश ने इनको खाया तो फिश के अंदर चला गया, सील ने उस फिश को खाया, सील के अंदर चला गया, सील को बेयर ने खाया तो यहां पर बेयर के अंदर भी चला गया। तो यहां पे इस पर्टिकुलर प्रक्रिया या प्रोसेस को क्या कहेंगे? इट वुड बी कॉल्ड द बायो मैग्निफिकेशन। सो बायो एक्यूमुलेशन जब एक ही जीव में होता है, वन स्पीसीज में, जब मल्टीपल में होता है उसे कहते हैं मैग्नीफाई हो गया, अब तो ये बायो मैग्निफिकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 जो है संकल्प से सिद्धि के बारे में पूछ रहा है, और कहता है कि बताएं कि इसमें से करेक्ट कौन सी नहीं है। नॉट करेक्ट आपसे पूछा है। इसे मिशन वन धन भी कहते हैं। किसे? संकल्प से सिद्धि को क्या मिशन वन धन कहते हैं? हो सकता है। वन धन स्कीम एक कंपोनेंट है किसका? एमएसपी फॉर एमएफपी का, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। अब ये एमएसपी एमएफपी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सेवरल वन धन केंद्र जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया अंडर इट। तो यहां पर मैं आपका टाइम पीरियड जो है स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकंड के अंदर आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। और अगर वैसे मैं आपको बताऊं, पहली और तीसरी स्टेटमेंट को देखेंगे, पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हिंट दे रही है कि दोनों या तो सही होंगी या दोनों ही गलत होंगी, क्योंकि मिशन वंदन यहां पर भी दिया है और मिशन वंदन यहां पर भी दिया है। और बात करी जाए तो यस, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है उन्होंने पूरा संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन जो आपका ट्राइफेड का प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, इसको यहां पर रिव्यू किया था। इसी वजह से ये न्यूज में था। इस मिशन के थ्रू
हमने काफी सारे वंधन केंद्र जो है, वंधन विकास केंद्र, हाट बाजार, मिनी ट्राई फूड यूनिट्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, ट्राई फूड पार्क्स और इवन जो हमारी स्फूर्ति स्कीम है जिसमें स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री क्लस्टर की बात करी जाती है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करी थी। तो यस, इट्स इज नोन एज मिशन वंदन और इसके अंदर काफी सारे वंदन विकास केंद्र खोला गए हैं। वंदन स्कीम के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एमएसपी क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएफपी क्या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके लिए ये एमएसपी दिया जाता है। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आपसे पूछा था करेक्ट कौन सी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हो गई तो गलत तो कोई भी नहीं हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। चलिए चलते हैं यहां पर, इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं किस चीज को लेकर बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है एनटीपीसी को लेकर, रिसेंटली एमएनआरई हैज अप्रूव्ड अ सोलर पार्क व्हिच विल बी सेट अप बाय एनटीपीसी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस राज्य के अंदर एमएनआरई के द्वारा अप्रूव किया गया सोलर पार्क जो है वो सेटअप किया जाएगा एनटीपीसी के द्वारा? क्या ये तमिलनाडु में किया जाएगा, आसाम में, राजस्थान में या फिर गुजरात के अंदर? टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करेगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूटी ऑफ लद्दाख, की सेटअप किया जाएगा पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। कहां पर? लद्दाख के अंदर। लेकिन इन्होंने एनटीपीसी आरईएल जो है, इन्होंने एक सोलर पार्क जो है वो भी बनाने की बात करी है, और वो कहां पर बनाने की बात करी है, वो बनाने की बात करी है इन्होंने रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर, ठीक है, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको भी जनरेट किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो कमर्शियल स्केल का आपका अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम होती है उसको भी लेकर आया जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। गुजरात के अंदर इसको लेकर आया जाएगा, कच्छ रीजन के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे बड़े बड़े सोलर पावर पार्क्स फोटोवोल्टिक सेल के साथ मिलकर बनाए जाने वाले हैं। एनटीपीसी के द्वारा अप्रूवल इनको एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा दे दिया गया है। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि यूएमआरईपीपी स्कीम के बारे में है। पूछ रहा है यूएमआरईपीपी स्कीम के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट जो है कहती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक योजना है, हो सकता है इसे 2019 में रोल आउट किया गया था, ये भी पॉसिबल है। टाइम पीरियड में आपका यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकंड के अंदर आप कोशिश करिएगा इसका आंसर करने की। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम जो है, देखिए बात किसकी करी जा रही है, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, पावर पार्क्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे जो मंत्रालय है वो कौन सा है, एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें मंत्रालय है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, 2014 में इसको लेकर आया गया था, ना कि 2019 के अंदर, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट तो कुछ भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इट इज अ स्कीम जिसके थ्रू यूएमआरईपीपी जो आपके पावर पार्क्स है, एनर्जी पावर पार्क्स, उनको डेवलप किया जाएगा। सोलर पावर स्कीम इज ऑल्सो अ स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की है, जिसके अंदर काफी सारे सोलर पार्क्स जो है अक्रॉस द वेरियस स्टेट्स, काफी सारे राज्यों के अंदर बनाने की बात करी गई है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। चलिए, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार काफी काम कर रही है, चाहे वो आपकी विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो या फिर हाइड्रो पावर हो। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन बात करता है कि जॉर्जिया का बॉर्डर किससे टच करता है ना। जॉर्जिया न्यूज में था, न्यूज में था तो वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यहां पर जल्दी से बताएं, 4 कंट्रीज के नाम आपके सामने दिए हैं, अजरबैजान है, अर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है, रशिया है। किससे बॉर्डर टच होता है, किससे नहीं होता है, मैप करते हैं तो इसके बारे में आंसर कर पाएंगे। अभी रिसेंटली इंडिया ने गिफ्ट किया है 1 पार्ट ऑफ द होली रेलिक्स ऑफ 17th सेंचुरी सेंट क्वीन कैटवन टू द जॉर्जियन गवर्नमेंट। जॉर्जियन गवर्नमेंट को कुछ रेलिक्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं सेंट क्वीन कैटवन के, और ये रेलिक्स जो हैं, ये दीज रेलिक्स वर गिफ्टेड ऑन द फर्स्ट एवर विजिट ऑफ इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो इंडिपेंडेंट जॉर्जिया के अंदर गए हैं। जॉर्जिया एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, लोकेशन देखेंगे तो काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेट करती है, और इसका जो बॉर्डर है वो काफी सारी कंट्री से टच करता है। 18 से 14 किलोमीटर का बॉर्डर जो है उसमें रशिया को टच होता है सबसे बड़ा, 900 किलोमीटर के आसपास, टर्की को टच होता है, अर्मेनिया को टच होता है और अजरबैजान को टच होता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा तो ठीक है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान का नाम कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, यहां पर बॉर्डर देख भी लीजिए, नीचे अजरबैजान दिखाई दे रहा है,
आर्मेनिया है, टर्की है और ऊपर आपका रशियन फेडरेशन जो है। रशिया तो अपने आप में इतनी बड़ी कंट्री है कि हर किसी दूसरी कंट्री को कहीं ना कहीं टच करता ही होगा। तो अगर एग्जाम में दिया होता है कुछ भी समझ में नहीं आता है तो रशिया को तो मार्क कर ही दीजिएगा अगर आपको फाइनली आंसर देना ही देना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपने एग्जाम के अंदर सिर्फ 30 क्वेश्चन सोल्व करा, 30 क्वेश्चन से तो एग्जाम पास नहीं होगा, तो आपको ऑफकोर्स कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट यहां पर करना पड़ेगा। और वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन को मत छोड़िएगा क्योंकि रशिया अपने आप में इतनी बड़ी कंट्री है कि चांसेस काफी ज्यादा है कि वो दूसरी कंट्री को टच करता होगा। चलिए यहाँ पे एक्टिव रिवीजन करेंगे 2 मिनट के अंदर। एक्टिव रिवीजन का मतलब होता है कि आप लोग मुझे आंसर करेंगे जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, या फिर जो भी चीजें आपको क्वेश्चन को लेकर जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है याद आती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमने शुरू करी थी नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स के बारे में बात, और यहाँ पे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 2011 के अंदर लॉन्च करी गई थी और इसमें जस्टिस को मिनिमम पॉसिबल टाइम में देने की बात भी करी गई थी, ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए हुआ था नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के बारे में। जल्दी से मुझे बताएं ये कौन से रेवोल्यूशन का पार्ट है। 2014-15 में लॉन्च किया गया था। क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली हमें अपने लाइफ स्टॉक को इंप्रूव करना है और व्हाइट रेवोल्यूशन का ये सब पार्ट था। 2019 की जो स्कीम थी राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना उसके अंतर्गत आता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कशन किया था नेशनल आयुष मिशन को लेकर, क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यस और नो में आंसर करें। 4603 करोड़ एलोकेट किया जाएगा जिसमें से 3000 करोड़ सेंटर और 1603 करोड़ जो है वो राज्य जो है बियर करेंगे। स्कीम 2026 तक चलने वाली है और क्योंकि दोनों केंद्र और राज्य सरकारें इसमें लेंगे पैसे को तो ये 2026 तक चलने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है WPI के बारे में है। WPI इज रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पे WPI को किसके द्वारा रिलीज किया गया ये मैंने आपसे पूछा था, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIT के द्वारा इसे रिलीज किया गया है और ये 12.07 जो प्रतिशत है वहां तक पहुंच चुका है। पिछले महीने 12.94% था। थोड़ा सा तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन WPI इन्फ्लेशन कम भी हो तो उसका कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है क्योंकि जो हम कंसीडर करते हैं हम CPI को कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब भी हम बाजार में सामान लेने चाहते हैं होलसेल प्राइसेस पे नहीं लेते हैं, हम CPI पे लेते हैं जो कि 4 तरीके का होता है। CSO के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है और कमोडिटीज और सर्विसेज दोनों को ही कंटेन करता है, ध्यान रखिएगा। 4 टाइप्स इसकी कौन सी होती है बस स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर, रूरल लेबरर एंड रूरल अर्बन कंबाइंड। वेरियस सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे एग्जाम को क्रैक करने में। 2021 में तैयारी कर रहे हैं तब भी और 2022 के लिए जाना चाहते हैं तब भी। फिर हमारा डिस्कशन जो है हुआ था यहाँ पर ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज को लेकर। तो मैंने आपको बताया था बायो एक्यूमुलेशन तब होता है जब ये एक ही जीव के अंदर होता है और जब ये मल्टीपल स्पीसीज में चला जाता है उसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पे 10 kg पोल्यूशन जो है वो पर पर्सन डिटर्जेंट का किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था संकल्प से सिद्धि, ये जो है मिशन वंधन ही है। मिशन वंधन के अंदर वंधन केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। ट्राइफेड का रोल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पर भी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री होगी वहां पर ट्राइफेड भी होगा, दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। MSP फॉर MFP जो है उसके बारे में भी इसके अंदर बात करी गई है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। स्फूर्ति, ट्राइफूड यूनिट्स, ट्राइफूड पार्क्स जो है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए थे, उनको भी ध्यान रखिएगा। देन हमने NTPC के बारे में डिस्कशन किया था। गुजरात के अंदर ये जो आपका एक प्लेटफॉर्म है उसको बनाया जा रहा है, जो आपके पार्क्स है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इवन लद्दाख के अंदर भी जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है वो लेकर आए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी पे काफी ज्यादा ध्यान जो है हमारे देश के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात भी है। फिर हमारा डिस्कशन UMREPP स्कीम के बारे में हुआ था। क्या इसे 2019 में लाया गया था? नहीं, इसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा कब लेकर आया गया था? 2014 के अंदर। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क इसको कहा जाता है। सोलर पार्क स्कीम ये आपकी कहलाई जाती है। फिर हमने लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े थे, मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो देखा था और हमने यहाँ पर जॉर्जिया को रेलिक्स दिए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा, इसी वजह से ये न्यूज थी। अजरबैजान, अर्मेनिया, रशिया का बॉर्डर टच करता है, टर्की का बॉर्डर टच करता है, तुर्कमेनिस्तान दूर दूर तक नहीं है, ध्यान रखिएगा। और अभी क्योंकि देखिए फ्राइडे जो है आपके फ्राइडे को यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आपने 10 अटेम्प्ट कर लिए हैं और यहाँ पर जो कल का दिन हमारा होने वाला है, कल का दिन हमारा होगा किस चीज के ऊपर? कल का दिन हमारा होगा जो हमारे मैराथन सेशंस होते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन आपको मैराथन सेशंस मिलने वाले हैं। संडे को पॉसिबली मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैप का जो क्वेश्चन है वो दे दूं। तो यहाँ पे सैटरडे को तो आपका मैराथन सेशन रहेगा, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। 40 to 50 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, तो ये मतलब ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का आप उसे मान सकते हैं। तो कोशिश करिएगा यहाँ पे 60 या इससे ज्यादा स्कोर करने की और कमेंट सेक्शन में भी अपने मार्क्स को जरूर लिखिएगा। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है ये आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करके बताइएगा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। चलिए
तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। जो मेंस का क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एनहांस द क्लीन एनर्जी। तो यहाँ पर आपको उन प्रोग्राम्स के नाम बताने पड़ेंगे। लेट्स सी कितने आप नई नई चीज़ों को यहाँ पर लेकर आ पाते हैं। तो क्लीन एनर्जी के लिए हमारी सरकार के द्वारा हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें करी जा रही हैं वो आपको बताना है। और ये आंसर आपसे मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। 150 से 250 वर्ड में आंसर करिएगा। और इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि बताइए आपका बोर्ड में आपके जो बोर्ड मेंबर है उनमें से कोई एक मेंबर जो पूछते हैं कि बताएं क्लीन एनर्जी के लिए हमारे देश के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आपके दिमाग में लेट्स सी एकदम से कितनी चीज़ें आती हैं। 60 सेकंड्स के अंदर रिकॉर्ड करके इंटरव्यू वाले ग्रुप के अंदर इसका आंसर कर दीजिएगा। दीज आर द वेरियस सीरीज जिसको आप एनरोल करा सकते हैं और यहाँ पर अपने एग्जाम को क्रैक करने का जो प्रोसेस है उसको एक्सपीडाइट कर सकते हैं, उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप क्रैक कर सकते हैं। आई होप आप सेकंड चैनल जो है उसे एंजॉय कर रहे होंगे। जल्दी से अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कितना आपने स्कोर किया है। और 6 अच्छे से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, कम है तो भी कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। शुरुआत 0 से ही होती है और उसके बाद धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि नोट्स आपको जरूर बनाने हैं जब आप सेकंड टाइम देखते हैं। फर्स्ट टाइम में कभी भी नोट्स मत बनाइएगा, इवन तो यू आर रीडिंग अ बुक या कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड टाइम में अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहां पर आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो बिकॉज व्हेन यू लाइक एंड व्हेन यू शेयर इट keeps the motivation high. So thank you for watching this video. Have a nice day. Take care. Goodbye.